तो बाकी काम भागे। बाकी कहाँ गए रहे? पता नहीं, आए नहीं अभी तक। और टेस्ट भी अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें इन लोगों ने तो। आधे से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। टेस्ट नहीं दिया? नहीं दिया था। 6 जनों ने दिया था, 12 हैं उसमें से 10 थे, 4 ने नहीं दिया और कुछ ने तो हाँ 4-5 लोगों ने नहीं दिया। उस से सर वो पहले का तो घटती बढ़ती स्थिति ऊर्जा वाला तो वैसे ही पता चल रहा था। एक क्वेश्चन था समविभव और उसके मध्य का कोण 90 डिग्री, वैसे उसका भी सिंपल था। -dv/dr का वो भी सिंपल था। और वो भी क्या नाम है, एक और था ना, कौन सा? उसमें न्यूमेरिकल था वो, विभव निकालना उसमें था सर अपने सर वर्ग के जरूरत ही नहीं सेंटर थी के के। ऊपर। सर उनको जोड़ना था के क्यू 1/r, उनको सर के हाँ के और बटा r को चारों कॉमन कॉर्नर लिया वालों और का जो ब्रैकेट विभव है में। वो कैंसिल कर देता ना, विकर्ण वाले एक दूसरे हाँ को उनको, कैंसिल कर देते उसमें। हाँ सर उसको कैंसिल करते ही सर 0 आ गया। मैंने तो आर सर गया, 2-3 2 मिनट मिनट में ही हो गया। फालतू देनी थी। 2 अरे मिनट में ही दो हो गया तीन था मिनट यार, बड़ा मैंने सिंपल सोचा था। यार छोटा सा टेस्ट है इसलिए मैंने 15 मिनट दिए उसमें। 5 ही मिनट थे सर। 5 मिनट थे यस सर, 5 ही मिनट थे। टेस्ट सबमिट करने के लिए? और 5 ही मिनट हाँ थे 5 तभी ही तो। थे। तो एक अच्छा तो अच्छा, पहला चलो फिर क्वेश्चन तो कल। मैंने कहा बाद में करूंगा, जब मैंने वो किया ही नहीं था, जब उसमें टाइम बाहर और था मैं तो। उसमें तो हाँ था ही नहीं सर कुछ। 4 तो सिंपल थे, मैंने पहले वो 4 अटेम्प्ट मैं किए, घर उसके पे बाद नहीं वो था गया सर, उस। बच्चे तो 2-3 मिनट गए थे पर मैं घर पे नहीं था, वो मैंने फिर वो दिमाग नहीं दिया। चलो कल अपने देखेंगे, उसको ज्यादा टाइम देंगे अपने। 10 मिनट देना सर। थ्योरी में हाँ ही कल नंबर अपने नहीं 10 मिनट आते, इस देंगे। न्यूमेरिकल में तो है सर। हम्म। न्यूमेरिकल में तो ठीक आते हैं, थ्योरी में ही नंबर नहीं बोर्ड आते। में न्यूमेरिकली कम आएंगे। हाँ थ्योरी तो ज्यादा क्या हो आएगी। गया, नीट में तो आएंगे ना, ज्यादा वो चलो तो एक आएंगे। बार आप सब नीट एक में बार रहेगा माइक बंद ठीक कर है। लो, ठीक है? माइक बंद कर लो सारे। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पराविद्युत पदार्थ, ठीक है? बेसिकली अपने पास पदार्थ जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं ना, चालक, अचालक और अर्धचालक। ये उन्हीं में से चौथी कैटेगरी मान लो आप। बेसिकली क्या होता है कि ये जो पराविद्युत पदार्थ हैं ये अचालक होते हैं, ठीक है? अचालक होते हैं, और अचालक होने का मतलब ये हुआ कि इन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है? इन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनको धारा का चालन नहीं करना चाहिए, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये धारा का चालन नहीं करेंगे, धारा का चालन नहीं करेंगे। बट क्या होगा यदि इन पदार्थों के ऊपर यदि इन पदार्थों के ऊपर बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें,
इन पदार्थों पर बाहरी विद्युत क्षेत्र क्या कर दें अपने आरोपित कर दें, तो उस केस में क्या होता है कि ये धारा का चालन तो नहीं करते, परंतु जो विद्युत प्रॉपर्टीज होती हैं या विद्युत के जो गुण होते हैं, विद्युत गुण जो होते हैं, एग्जाम्पल के लिए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार के जो विद्युत गुण होते हैं उन सभी विद्युत गुणों को ये प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं। विद्युत गुण जो है ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कब होता है ऐसा? जब इसके ऊपर अपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे? पराविद्युत पदार्थ। मतलब वे अचालक पदार्थ जो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, धारा का चालन नहीं करते, परंतु जैसे इन पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, उस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या करते हैं, सभी जो विद्युतीय गुण होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको ये शो करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को अपने पराविद्युत पदार्थ कहेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखो क्या है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाने से इन पदार्थों में विद्युतीय गुण जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, उसका कारण क्या है? कारण उसका ये है कि मान लो अपने पास इस प्रकार से ये एक पराविद्युत पदार्थ है, ठीक है। इस पराविद्युत पदार्थ के ऊपर जब आप बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाओगे, मान लो बाहरी विद्युत क्षेत्र आपने लगाया ई नॉट वेक्टर, तो क्या होगा कि इस पदार्थ के अंदर प्रेरण की घटना होगी। उस प्रेरण के कारण क्या होगा कि इसका जो कुछ नेगेटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में चला जाएगा, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। ये सब होगा प्रेरण के कारण, और इस पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस की ओर। इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को अपने ई आई वेक्टर से डिनोट करेंगे, और इसका नाम होगा प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको पल्ले पड़ रही तो एक बार हाथ खड़े कर दो थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो क्या किया आपने, एक पराविद्युत पदार्थ लिया, उस पराविद्युत पदार्थ पर हमने ई नोट वेक्टर बाहरी विद्युत क्षेत्र लगा दिया, प्रेरण की घटना हुई, प्रेरण के कारण से इस पदार्थ के जो नेगेटिव चार्ज थे वो बाहरी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चले गए, मतलब इस फेस पे आके जमा हो गए, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला गया और इस फेस पे जाके जमा हो गया। इन प्लस और माइनस आवेशों के कारण पराविद्युत पदार्थ के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, ई आई वेक्टर, और इस ई आई वेक्टर को हमने क्या कहा, ये हो गया अपना प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। अब यदि क्या होता कि ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है ये अपने पास आरोपित विद्युत क्षेत्र की वैल्यू के बराबर होती है, यदि ये बराबर होती तो क्या होता कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से विपरीत दिशा में, और यदि इनके परिमाण बराबर होते तो इस पदार्थ के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, जीरो हो जाता, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण ये बाहरी विद्युत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है उसको ये शो नहीं करते। ठीक है, ये जो गुण होता है ना, ये गुण होता है चालकों के पास, ये चालकों की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ये चालकों की। चालकों में क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, इस कारण से उसके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण ये जो कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। परंतु यदि अपने पराविद्युत पदार्थ की बात करें, पराविद्युत पदार्थ की बात करें तो पराविद्युत पदार्थ के लिए क्या होगा कि जो ई आई वेक्टर है इसकी वैल्यू ई नोट वेक्टर के बराबर नहीं होती, ई नोट के बराबर नहीं होती। ई नोट हमेशा बड़ा होता है और ई आई की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। इस कारण क्या होगा कि इस पदार्थ के अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब बताओ वो जीरो होगा या नहीं होगा? ये जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि ई आई और ई नोट इन दोनों के परिमाण बराबर होते, दिशा तो विपरीत है ही है इनकी,
यदि परिमाण भी इनके बराबर होते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, ऐसा होता है चालकों के अंदर। लेकिन यदि अपने इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम हो और आरोपित विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो, तो इनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। यही कारण है कि पराविद्युत पदार्थों के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू नॉन जीरो होती है, और इस नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ये जो पराविद्युत पदार्थ है ये विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाथ ऊंचे कर दो यदि एक बार ये बात पल्ले पड़ रही है तो आपको। ठीक है अभी, ठीक है। कौन कौन आ गया अभी? तो रोहित आ गया, एक कनिष्ठ जाखड़ आ गया, अयान खान, अजय विष्णोई, मांगीलाल, प्रेरक। एब्सेंट एक तो वो है अपने उदयभान एब्सेंट है। एक और कौन एब्सेंट है रे? और अजय? लियाकत युवराज एब्सेंट है, और युवराज युवराज, युवराज अभी आया तो युवराज था, हाँ वो चला गया। चला गया। वापस चला गया। एक सागर वधवा एब्सेंट है ना? हम्म। हाँ। ये अब इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है या अपने आप डेफिनेशन बना लोगे इसकी? बना लेंगे। बना लोगे। डेफिनेशन में यही लिखना है अपने कि पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अचालक होते हैं, मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन जैसे इन पर भारी विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है ये सभी विद्युत गुणों को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कारण उनका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। कारण ये होता है कि जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बाहर से, तो पराविद्युत पदार्थ के अंदर क्या होता है कि एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र आ जाता है। ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र आरोपित विद्युत क्षेत्र को अच्छे तरीके से मतलब कैंसिल नहीं कर पाता, जिसके कारण इस पराविद्युत पदार्थ के अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो हो जाता है, और ये नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जिम्मेदार होता है इन सभी विद्युतीय गुणों के लिए। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपने पास है पराविद्युत पदार्थों के प्रकार। पराविद्युत पदार्थों के प्रकार। माइक ऑफ कर दो। पराविद्युत पदार्थों के प्रकार। मुख्य रूप से जो पराविद्युत पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, ध्रुवीय पराविद्युत, और नंबर सेकंड अध्रुवीय पराविद्युत। ठीक है, ध्रुवीय पराविद्युत और अध्रुवीय पराविद्युत, इनमें क्या डिफरेंस है देखो। पहले मैं आपको अध्रुवीय पराविद्युत बताता हूँ। वे पदार्थ जिनके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। पी होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। वे पदार्थ जिनके अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उनको अपने कहते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल अपने दे सकते हैं H2O। H2O, H2O की स्ट्रक्चर देखोगे तो आप इस प्रकार से बनाओगे, सममित संरचना होती है इसकी इस प्रकार से। दो परमाणु होते हैं इसके, ये पहला H परमाणु हो गया और ये दूसरा H परमाणु हो गया। अब ये देखो द्विध्रुव बनता कब है? द्विध्रुव तब बनता यदि इनमें से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता और दूसरा इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता। तब इनमें से एक हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता और एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके एक डायपोल का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? एक डायपोल का। बट हाइड्रोजन में इस प्रकार की कोई सिचुएशन पॉसिबल
नहीं होती, मतलब कोई भी परमाणु जो है हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉनों को नहीं त्यागता और ना ही दूसरा ग्रहण करता है, इसलिए ये डायपोल का निर्माण ही नहीं करेंगे। ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के अणुओं में डायपोल का निर्माण होगा ही नहीं, डायपोल का निर्माण होगा ही नहीं। और यदि डायपोल का निर्माण ही नहीं होगा तो इनका जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल अपने CO2 लेते हैं। CO2 की भी संरचना जो होती है वो सममित संरचना होती है, इस कारण से ये भी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 शो करता है और ये अध्रुवीय की कैटेगरी में चला जाता है। इसके विपरीत यदि अपने बात करें ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों की, तो इन पदार्थ के अणुओं का जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो होता है। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होने का अर्थ क्या है कि वे पदार्थ जिनके अणु डायपोल का निर्माण करते हैं, वे पदार्थ जिनके अणु डायपोल का निर्माण करते हैं उनको अपने ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डायपोल का निर्माण होगा तो उसी केस में ये डायपोल मोमेंट जो है ये नॉन जीरो होगा। इसके एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं अपने HCl। यदि HCl की स्ट्रक्चर को अपने देखें तो इसमें क्या होता है कि एक तो होता है हाइड्रोजन का परमाणु और एक अपने पास होता है इसमें क्लोरीन का परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणु को पॉजिटिव और Cl के परमाणु को अपने नेगेटिव लेते हैं। तो इसकी संरचना में ये अपने को दिख रहा है, इसकी संरचना में ये दिख रहा है कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है और इन दोनों में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी है ये। इस कारण से ये जो HCl का अणु है, ये HCl का अणु किसका निर्माण कर रहा है, डायपोल का निर्माण कर रहा है। और यदि ये डायपोल का निर्माण कर रहा है तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी क्या आएगा बताओ, नॉन जीरो आएगा। और जिनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है वैसे अणुओं को या वैसे पदार्थों को अपने कौन से पदार्थ कह देते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कह देते हैं। इसी प्रकार से HCl के अलावा यदि अपने H2O की बात करें, H2O जल, तो ये भी अपने पास कैसा पदार्थ है, ये भी ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है भी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, एक हाइड्रोजन परमाणु, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन का परमाणु होता है। दोनों हाइड्रोजन के परमाणुओं के ऊपर प्लस चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में दो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक तो माइनस से प्लस की ओर ये डायपोल मोमेंट हो गया P1 वेक्टर, और एक माइनस से प्लस की ओर ये डायपोल मोमेंट हो गया P2 वेक्टर। तो इसका जो परिणामी डायपोल मोमेंट आएगा वो यहाँ बीच में चला जाएगा, यहाँ पर इसका परिणामी डायपोल मोमेंट आएगा। दूसरे पेन से शो कर देता हूँ, इसमें यहाँ पर आएगा इसका परिणामी डायपोल मोमेंट। इस P वेक्टर का जो मान होगा ना, इस P वेक्टर का मान P1 वेक्टर और प्लस P2 वेक्टर के बराबर आएगा। तो दो प्रकार के पदार्थ हो गए अपने पास पराविद्युत पदार्थ। पहली कैटेगरी होगी अपने पास अध्रुवीय। अध्रुवीय पराविद्युत वो पदार्थ होते हैं जिनके अणु डायपोल का निर्माण नहीं करते, जिनके अणु डायपोल का निर्माण नहीं करते। और डायपोल का निर्माण नहीं करेंगे तो डायपोल मोमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, इनका 0 आएगा। एग्जाम्पल के लिए अपने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं। लेकिन जो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो अणु होते हैं ये डायपोल का निर्माण कर लेते हैं, डायपोल का निर्माण कर लेते हैं। इस कारण से इनका डायपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो आता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अपने पास HCl है, HCl की स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन उसको पॉजिटिव चार्ज से और Cl को नेगेटिव चार्ज से अपने दिखा सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी है, इस कारण से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा। दूसरे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो अपने H2O का एग्जाम्पल दे सकते हैं। H2O भी क्या चीज है, एक ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है।
इन सब के अलावा यदि अपने NH3 की बात करें, NH3 की, NH3, इस NH3 को भी कैसा पदार्थ लिया जाता है? ये भी अपने पास ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये? ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अब एक बार आप माइक ऑन करके बता दो, ये पूरी स्लाइड में आपको कोई दिक्कत है क्या? रोहित, रोहित, बोल भी रोहित। कोई दिक्कत नहीं सर, सही है बिल्कुल। ठीक है, तनिष जाखड़, तनिष जाखड़, ये दो टाइप तेरे को पल्ले पड़ रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है। और अजय, अजय ने हाथ ऊंचा कर दिया। ठीक है, अयान खान। यस सर। ठीक है, और कौन जुड़ा हुआ है अपने पास? मांगीलाल, तुम बता अभी। यस सर। ठीक है, ठीक है। प्रेरक अरोड़ा। ओके भी, ओके ओके, ठीक है प्रेरक। तो बस इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है अभी। ठीक है, जिन पदार्थों के अणु डायपोल का निर्माण करेंगे वो तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे, और जिनके अणु डायपोल का निर्माण नहीं करेंगे वो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। एग्जाम्पल इनके अपने याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में जो अपने हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना भी इसको भी। ठीक है, एक बार माइक ऑन रखना, ऑफ रखना अपना। पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण को इंग्लिश में पोलराइजेशन कहते हैं भी। पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ये देखो क्या चीज है भी। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने इस प्रकार से दो प्लेटें ली, धात्विक प्लेटें। एक प्लेट को अपने चार्ज दे दिया पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट को चार्ज दे दिया नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे ई नोट वेक्टर, और ये है आरोपित विद्युत क्षेत्र। आरोपित विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर अपने क्या किया? अणु रख दिए, किसके? अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के अणु रख दिए। ठीक है, ये अध्रुवीय पदार्थ के अणु है। अब इसमें क्या होगा? एक अणु में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लस चार्ज पे तो फोर्स लगाता है इसमें कितने अणु की रखे हैं? डायरेक्शन। इसमें हाँ जी, इसमें कौन से अणु रखे हैं? इसमें कौन से अणु रखे हैं? ये अध्रुवीय है, अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय अणु है। तो जो इन अणुओं का पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे जो फोर्स लगेगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस पे जो फोर्स आएगा वो इस ई नोट की दिशा से विपरीत होगा। बताओ ये कहानी समझ में आ रही है क्या आपको? लेसन नंबर 1 में याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? एफ बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। यही फॉर्मूला था ना?
अब हाँ इसमें yes sir, यदि ये चार्ज प्लस का है, यदि ये चार्ज प्लस का है तो फोर्स की डायरेक्शन होती है ई की डायरेक्शन में, और यदि चार्ज ये माइनस का है तो ये जो फोर्स होता है ये ई से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ऊपर वाला चार्ज प्लस का था, इस पे फोर्स आया देखो इस ई की डायरेक्शन में, ये नीचे वाला चार्ज माइनस का है तो इस पर जो फोर्स आया वो ई से अपोजिट डायरेक्शन में। हर एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा बताओ। इस प्रकार से जो फोर्स अप्लाई होगा हाँ उसका रिजल्ट जो आएगा ना, रिजल्ट, उसका हाँ रिजल्ट ये आएगा कि जो इसके अणु हैं अध्रुवीय पदार्थ के, ये अणु जो हैं ये स्ट्रेच हो जाएंगे, स्ट्रेच ऐसे खिंच जाएंगे अणु, ऐसे खिंच हम्म, जाएंगे। ठीक है, इनका जो प्लस चार्ज होगा वो तो चला जाएगा इधर साइड, और माइनस चार्ज इधर साइड आ जाएगा। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा। 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 ठीक है, इस प्लेट पे चार्ज था नेगेटिव और इस प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव। ये अपना है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। तो यहां तक की कहानी मैं वापस रिपीट कर देता हूं। हमने क्या किया, एक आरोपित विद्युत क्षेत्र लगाया प्लस माइनस प्लेट के द्वारा, और उन प्लेटों के बीच में हमने एक अध्रुवीय पदार्थ के अणुओं को रख दिया। उससे क्या होगा कि जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन अणुओं के पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाएगा, और जो माइनस चार्ज है उन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में लगेगा। उसके कारण क्या होगा कि इन अणुओं में थोड़ी क्या आ जाएगी, स्ट्रेचिंग आ जाएगी, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आ जाएगी। और इस स्ट्रेचिंग का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, इस स्ट्रेचिंग के कारण आप देखोगे ना, ये देखो इसके अणु के अंदर प्लस अलग हो गया और माइनस अलग हो गया। तो क्या इस अणु के अंदर प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाना चाहिए क्या, बोलो। यस सर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने कहेंगे ई पी वेक्टर, और इसको कहते हैं अपने प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और देखो माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर क्या इनमें एक डायपोल मोमेंट भी पैदा हो जाएगा क्या। यस सर। इस पी आई वेक्टर को अपने कहेंगे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित द्विध्रुव गुरु आघूर्ण। तो ये सब जो इफेक्ट आया, ये इफेक्ट किसके कारण से आया बताओ। विद्युत क्षेत्र। आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण से, है ना। मतलब अपने इस कहानी को यदि लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, शुरुआत में हमने एक अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ लिया। ठीक है, अब इस अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। कौन सा फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या हुआ कि अणु स्ट्रेच हो गए, अणु क्या हो गए, स्ट्रेच। और अणु स्ट्रेच होने के कारण से पराविद्युत पदार्थ के अणुओं में, पराविद्युत पदार्थ के अणुओं में प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र व प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो गए, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो गए। ठीक है,
ये जो आपके सामने घटना हुई, इस घटना को ही अपने क्या कहते हैं, पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण। क्या कहते हैं इस घटना को? पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण। किस किस को ये बात पल्ले पड़ी बताओ? सर ये जो लिए थे अणु, हाँ हाँ, अणु लिए थे जो। सर जो नॉन पोलर है, फिर सर ये कैसे बन गया सर डाइपोल? हाँ, नॉन पोलर है तो कैसे डाइपोल बना लिया इन्होंने, है ना? यही पूछ रहे हैं। जी सर, जी सर। इसका रीजन देख क्या होता है। पिछली स्लाइड में अपने यही पढ़ा था कि पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। एक्चुअल में देखो, नॉन पोलर में क्या होता है कि जो अपने पास अणु होता है ना, इस प्रकार से ये मान ले नॉन पोलर का अणु है। आपने 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास नाम सुना होगा, सेंटर ऑफ मास। इसमें मैं अलग स्लाइड में बता देता हूँ, यहाँ तो कचरा हो जाएगा। ये लिया आपने अणु, ये नॉन पोलर का है, ठीक है, नॉन पोलर का। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि क्या होता है कि 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने जिसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं अपने, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है भी? किसी भी रिजिड बॉडी का वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर उसका एंटायर मास कंसंट्रेट माना जाता है, ठीक है। किसी भी रिजिड बॉडी का वो पॉइंट जिसके ऊपर उस बॉडी का एंटायर मास क्या माना जाता है? कंसंट्रेट माना जाता है। उस पॉइंट को अपने क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली मान लो ये अपने पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में एटम होंगे, और एटम में प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है। एटम की स्ट्रक्चर देखिए ना, इस प्रकार से होते हैं। अभी ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज हो गया, और न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूमता है बताओ? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो हो गए नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया अपने पास पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एटम की यदि अपने बात करें तो नेगेटिव चार्ज का जो एक चार्ज सेंटर है, नेगेटिव चार्ज का जो चार्ज सेंटर है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा। सिमिलरली एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा, पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? सेंटर होगा। ये भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा। अब यदि किसी परमाणु के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को अपने बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है। नॉन पोलर का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जहां पे है उसी जगह के ऊपर कौन सा चार्ज कंसंट्रेट है? नेगेटिव चार्ज। दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इस कारण से इसको नॉन पोलर कहते हैं। क्योंकि जिस स्थान पे पॉजिटिव है उस स्थान पे यदि नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगी। और अपने जानते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। और यदि डिस्टेंस जीरो होगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बताओ? जीरो हो जाएगी। इसलिए मैंने इस स्लाइड में ये बात डायरेक्ट लिखी थी कि यदि डायपोल मोमेंट जीरो है, यदि डायपोल मोमेंट जीरो है तो उसको अपने क्या कहेंगे? नॉन पोलर कहेंगे। अब ये डायपोल मोमेंट जीरो होता क्यों है उसका कारण मैंने यहाँ बता दिया। एक पर्टिकुलर एटम की बात करें तो उसमें नेगेटिव चार्ज का भी एक पर्टिकुलर सेंटर होता है और पॉजिटिव चार्ज का भी एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। यदि ये दोनों सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब एक ही जगह पर आ जाते हैं, तो वो जो एटम है वो मिलके नॉन पोलर मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इसको फॉर्म करते हैं नॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल को। और नॉन पोलर का मतलब हो गया जहाँ पे पॉजिटिव वही नेगेटिव, डिस्टेंस जीरो होगी, और डिस्टेंस जीरो होने के कारण ये डायपोल मोमेंट जीरो होता है। रोहित, ये बात पल्ले पड़ रही है क्या तेरे को? यस सर। हाँ, तो ये नॉन पोलर है। देख, नॉन पोलर ये जो बनाया ना अपने, ये नॉन पोलर है। तो जिस स्थान पे पॉजिटिव है ना उसी स्थान पे मैंने नेगेटिव दिखा रखा है। ये देख, जिस स्थान पे पॉजिटिव है उस स्थान पे नेगेटिव है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो है।
अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, उस पे तो फोर्स लगेगा ई की डायरेक्शन में, और जो नेगेटिव है उस पे फोर्स लगेगा ई से अपोजिट। और इस फोर्स के जी कारण से फिर जो है इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाएगी, मतलब इसके अंदर जो है स्ट्रेचिंग हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स लगेगा वो प्लस पे तो और माइनस पे अपोजिट साइड में लग रहा है ना, और एक चीज जो है वो राइट हैंड साइड जा रही है, प्लस राइट हैंड साइड खिसक रहा है, और जो माइनस है वो लेफ्ट हैंड साइड खिसक रहा है। तो बताओ ये जो मॉलिक्यूल है ये लंबा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूल यदि लंबा हो गया तो प्लस माइनस के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी। यदि ये फाइनाइट आ डिस्टेंस जाएगी। आ गई तो हाँ, यदि ये फाइनाइट डिस्टेंस आ गई तो अब इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं रहेगा, वो नॉन जीरो हो जाएगा। इसी प्रोसेस को तो अपने पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर का किस में कन्वर्ट हो जाना, पोलर में कन्वर्ट हो जाना, है ना। यस। हाँ, तो अब आपको बेसिकली क्या यहाँ पे समझना है, आपको ये समझना है कि यदि अपने पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अध्रुवीय पदार्थ है, और उस पर आप लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हो, तो उसके अणुओं में स्ट्रेचिंग आ जाती है। उस स्ट्रेचिंग के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाते हैं। ये घटना अपने पास जो है ये क्या कहलाती है, पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाती है। बाकी लोग बोलो भी, रोहित के अलावा किस किस को ये कहानी समझ में आई सारी। आ गई समझ। वाह है ये कौन बोला था, अजय बोला था कि हाँ आ अब गई इसको ये यदि पूरी मान लो समझ आप में। नोट्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, लिख दिया साथ तो साथ पूरा बराबर चल रहा है, परिभाषाओं सब बराबर बना चल रहा है के क्या मामला। वाह रे वाह, सब तगड़ी बराबर चीज लिख है फिर दिया। तो तुम। अब ये नोट्स तो हो मांगे गया अपने इसके तो पास। हाँ, जितना ये तो दिखाया हो गया उतना बन आपने गया। अपने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया है, किसको लेके, अध्रुवीय अणुओं को लेके, है ना। कौन से अणुओं को लेके, अध्रुवीय अणुओं को लेके। लेकिन अब अपने क्या करेंगे, अब अपने ध्रुवीय पदार्थ लेके चलेंगे, ध्रुवीय पदार्थ, उनमें देखेंगे कि पोलराइजेशन के कारण से क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, ये लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड। बताना भी जो अपने पास ध्रुवीय पदार्थ होते हैं इनके इनके जो अणु हैं वो डायपोल की डायपोल का निर्माण करते हैं नहीं करते, बताओ। करते हैं सर। हाँ, जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं ना, ध्रुवीय पदार्थ, ये डायपोल का निर्माण करते हैं। इनके जो अणु होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं, डायपोल का। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा होता, यहाँ पर तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये ई नोट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं अलग से बनाता हूँ यार, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना आपको, ये मॉलिक्यूल अपने पास है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के मॉलिक्यूल हैं ये कब की कंडीशन है, जब इन पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इन पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो जीरो है। उस वक्त क्या होता है कि ये जो अणु होते हैं ना, अणु, ये अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे अपने मान सकते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शंस में बिखरे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, तो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है अभी, थ्योरी में आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है,
जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायपोल के ऊपर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा। बताओ ये कहानी याद है क्या आपको? बोलो। जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डायपोल के ऊपर टॉर्क लगाता है, टॉर्क लगाता है ना। तो Yes, सेम sir. सिनेरियो यहाँ पर भी बनेगा। देखो यहाँ पर ये जो सारे के सारे अणु हैं, ये अणु, ये वाले अणु, क्या ये डायपोल का निर्माण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो ये सभी छोटे छोटे डायपोल ही तो हैं सारे के सारे। जब इन डायपोल्स Yes, sir. पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा तो इन डायपोल्स के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क इन डायपोल्स को स्थायी साम्य अवस्था के अंदर लेके जाएगा। ये टॉर्क इन सभी डायपोल्स को कौन सी अवस्था में लेके चला जाएगा, स्थायी साम्य अवस्था में। और फिर तो स्थायी पी साम्य अवस्था जीरो में हो आपको जाएगा। पता है फिर तो पी जीरो हो जाएगा। पी जीरो हो जाएगा। ये बोले स्थायी समय अवस्था, पी पी जीरो कैसे हो जाएगा अभी? स्थायी समय अवस्था में नहीं जा रही है। हाँ, स्थायी साम्य अवस्था में क्या होता है, थीटा जीरो होता है। स्थायी साम्य अवस्था में थीटा की वैल्यू जीरो होती है। और थीटा जीरो होने का मतलब है कि साइन थीटा डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट है, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, समांतर आ रही है ना। तो ये जो डायपोल, ये बिखरे हुए डायपोल है ना, इन सभी डायपोल्स पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, इन सभी के ऊपर टॉर्क। और टॉर्क इनको क्या करेगा, स्थायी साम्य अवस्था में ले जाएगा सारों को। कौन सी अवस्था में ले जाएगा, स्थायी समय अवस्था। स्थायी साम्य अवस्था का मतलब होगा कि इन सभी डायपोल्स का जो पी वेक्टर आएगा वो ई की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब ई की डायरेक्शन में, तो क्या ये डायपोल सारे के सारे ऐसे बन जाएंगे क्या? बताओ, एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब बताओ मैं, हाँ, इन मॉलिक्यूल में राइट हैंड साइड कौन सा चार्ज बनाऊं, प्लस बनाऊं या माइनस बनाऊं, आप बताओ। राइट हैंड साइड में, Plus. Plus. राइट हैंड साइड में प्लस बनाए या माइनस? प्लस Plus, आएगा ना, sir. Plus. प्लस आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, माइनस। माइनस। तभी तो अपने ये स्थायी साम्य अवस्था बन पाएगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, नहीं होता? यस सर। अब देखो ये पी वेक्टर और ये ई वेक्टर दोनों समांतर हो गया, नहीं हो गए? हो गया नहीं हो गया, बताओ। हो गए। हो गए। तो क्या ये स्थायी साम्य अवस्था की कंडीशन आ गई ना। तो इसमें बताओ, इसमें प्रोसेस क्या हुआ, इसमें ध्रुवण कैसे हुआ, बताओ। इसमें हमने ये कहा कि जब भी अपने पास ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के अणु होते हैं तो बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके जो डायपोल होते हैं या जो अणु होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शंस में बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही क्या किया जाता है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये जो बिखरे हुए अणु हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के, ये बिखरे हुए अणु इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में संरेखित हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, ये संरेखित हो जाते हैं। संरेखित होने का मतलब होता है कि अलाइनमेंट हो जाती है इनकी। किसके डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस प्रकार की घटना को अपने क्या कहते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं भी, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों का ध्रुवण। तो दोनों में डिफरेंस समझो आप। डिफरेंस डिफरेंस ये हो गया कि यदि अपने पास ये अध्रुवीय पदार्थ है तो इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर जहां पे प्लस है वहीं पे माइनस होगा,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो प्लस तो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा और जो माइनस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में चला जाएगा। उसके कारण से क्या होगा कि इसके अणुओं में स्ट्रेचिंग आ जाएगी। अणुओं में स्ट्रेचिंग आने के कारण क्या होगा कि इन अणुओं के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाएंगे। ये घटना कहलाएगी अध्रुवीय पदार्थों के अंदर ध्रुवण। लेकिन यदि अपने ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों की बात करें तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों में क्या होता है कि बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि अपने बात करें, विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द डायपोल्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मतलब इसके अंदर जितने भी अणु होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस के अंदर बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इनके अणुओं पर एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क क्या करता है, इन सभी डायपोल्स को या सभी अणुओं को ई नोट की डायरेक्शन में क्या कर देता है, संरेखित कर देता है। ये घटना कहलाती है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों में ध्रुवण। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों में ध्रुवण। बताओ जल्दी से माइक ऑन करके एक एक करके बताओ, ये पल्ले पड़ रहा है क्या आपको? यस सर। तनिष जाखड़ तुम बता रहे? यस सर, आ जाएगा। नोट्स बना लेना यार साथ साथ में, ठीक है? ये पीडीएफ तो इसके अंदर रहेगी, नोट्स बना लेना साथ साथ में, ताकि बाद में आपको क्लास में ना लिखना पड़े। ठीक है? ठीक है। और क्लास में मैं इतना डिटेल में बताऊंगा भी नहीं। मांगीलाल तुम बोल रहे? यस सर। ठीक है। अजय? बोल, क्या हो गया तेरे? आ गया समझ। चलो फिर ठीक है। प्रेरक? ठीक है प्रेरक, ठीक है। प्रेरक बोलने से परहेज करता है बेचारा। ये देख लो भी आप, आज के लेक्चर में अपने शुरुआत कहाँ से करी है। शुरुआत आपको मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूँ, ठीक है? जहाँ कहीं लगेगा डाउट माइक ऑन करके मेरे को बोल देना कि यहाँ पे डाउट लग रहा है, ठीक है? शुरुआत करिए अपने पराविद्युत पदार्थों से। पराविद्युत पदार्थ बेसिकली अचालक ही होते हैं। अचालक होने का मतलब हो गया कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये धारा का चालन भी नहीं करेंगे। परंतु जैसे ही इन पर बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा तो ये सभी विद्युत गुणों को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कारण इसका जो है वो मैंने स्लाइड के राइट हैंड साइड में एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे ही अपन लोग पराविद्युत पदार्थ को लेके इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इसके अंदर कुछ जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं वो प्रेरण के कारण से अलग अलग दोनों सिरों के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और उन प्रेरित आवेशों के कारण से इस पदार्थ के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई आई वेक्टर पैदा हो जाता है। यदि ये ई आई वेक्टर की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है, इसका परिमाण जो है, यदि ये आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाता है तो ई नेट की वैल्यू 0 होगी। मतलब जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो नहीं होंगी बाहरी विद्युत क्षेत्र के अंदर। ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो चालक कहलाते हैं। मतलब जो कंडक्टर होते हैं ना वो आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड का मतलब होता है जो बिल्कुल कटे हुए कंडक्टर होते हैं दुनियादारी से, उनके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। बट जो अपने पास पराविद्युत पदार्थ होते हैं इनमें जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इसकी वैल्यू जो है वो आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं होती। उस कारण इस पदार्थ के अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन जीरो हो जाता है। नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो पदार्थ हैं ये विद्युत गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर स्लाइड में अपने देखा कि जो पराविद्युत पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बेसिकली 2 प्रकार के होंगे, अध्रुवीय पदार्थ नॉन पोलर और ध्रुवीय पदार्थ पोलर। अध्रुवीय पदार्थ वो होते हैं जिन पदार्थों के अणु डायपोल का निर्माण नहीं करते। डायपोल का निर्माण क्यों नहीं करते उसका कारण मैंने आपको ये
इस स्लाइड में बताया था अभी, ध्यान दो स्लाइड नंबर 4। क्योंकि जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होते हैं, इनके अणुओं में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो होता है वो संपाती हो जाता है, मतलब कोइंसाइड हो जाता है। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही जगह पे पॉजिटिव है और उसी जगह पे नेगेटिव है। इस कारण से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस 0 होने के कारण जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये डायपोल्स का निर्माण नहीं करेंगे। डायपोल्स का निर्माण नहीं करेंगे तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन और कार्बन डाई ऑक्साइड। दूसरे पदार्थ वो हो गए जिनमें ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ आते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु जो है वो डायपोल का निर्माण करते हैं। डायपोल का निर्माण करेंगे तो इनका जो डायपोल मोमेंट होगा P वो नॉन जीरो आएगा। एग्जाम्पल इसमें दो लिए अपने HCl और H2O। HCl और H2O। इसमें भी यदि आपसे पूछा जाए, बताओ भी, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि अच्छा डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, HCl या H2O, तो क्या बताओगे? अच्छा पराविद्युत पदार्थ कौन सा है इनमें से? HCl अच्छा है या H2O अच्छा है? HCl बताना। HCl हम्म HCl अच्छा HCl होगा। ये HCl पता है किसके आधार पे बताया जाता है? ये बताया जाता है इस डायपोल मोमेंट के आधार पे। यदि किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो वो अच्छा डाइलेक्ट्रिक माना जाएगा, और यदि डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम है तो वो अच्छा डाइलेक्ट्रिक नहीं माना जाएगा। तो यदि अपने HCl की बात करेंगे ना, HCl की, तो बताओ इसमें P वेक्टर एक ही आएगा या दो आएंगे? एक ही आएगा ना, ये देखो एक ही P वेक्टर आएगा इसमें। लेकिन H2O में देखो, H2O में दो वेक्टर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है P1 और एक आ रहा है अपने P2। तो यहाँ पर जो अपने पास परिणामी डायपोल मोमेंट जो आएगा वो इस P1 और P2 के जोड़ के बराबर आएगा। तो बताओ डायपोल मोमेंट ज्यादा किसका हुआ, H2O का या HCl का? H2O होगा। पानी का सर। H2O का ज्यादा हुआ ना। हाँ, पानी का ज्यादा हुआ। इस कारण से जो पानी है, जल है, या जो H2O है या जो वाटर है, ये अपने पास अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा एज कंपेयर टू HCl। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखा कि जो पराविद्युत पदार्थ होते हैं उनका ध्रुवण किसको कहा जाता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि यदि अध्रुवीय पदार्थों के ऊपर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण से इसके जो प्लस माइनस होते हैं, इसके अणुओं के जो प्लस माइनस होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, मतलब अणुओं में स्ट्रेचिंग हो जाती है। अणुओं में जब स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो इन अणुओं के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हो जाएंगे। ये घटना कहलाएगी अध्रुवीय पदार्थों का ध्रुवण। इसी प्रकार से यदि अपने इसका देखें, ध्रुवीय पदार्थों के लिए देखें, तो ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं वो ऑलरेडी डायपोल्स का निर्माण कर लेते हैं। छोटे छोटे डायपोल्स होते हैं ध्रुवीय पदार्थ के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंट के अंदर ये जो छोटे छोटे डायपोल्स हैं ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर बिखरे हुए होते हैं। बट जैसे इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है बाहर से, तो इन पर टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क क्या करता है, इन सभी छोटे छोटे डायपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में अंदर अलाइन कर देता है या संरेखित कर देता है। ये घटना जो कहलाती है ये ध्रुवीय पदार्थों का ध्रुवण कहलाती है। अब कल अपने क्या करेंगे, कल ध्रुवीय इस पराविद्युत पदार्थों से रिलेटेड, ठीक है, पराविद्युत पदार्थों से संबंधित, पराविद्युत पदार्थों से संबंधित टर्म्स, मतलब कुछ भौतिक राशियां होंगी जो किससे संबंधित होंगी, बताओ, पराविद्युत पदार्थों से संबंधित होंगी। इनमें सबसे पहले जो आएगी अपने पास वो आएगी पराविद्युत नियतांक। पराविद्युत नियतांक, या इसको पराविद्युतांक कहते हैं, पराविद्युतांक, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K से या एप्सिलॉन R से इसको डिनोट किया जाता है।
दूसरी डेफिनेशन जो अपने पढ़ेंगे इसमें पराविद्युत पदार्थों से रिलेटेड, वो दूसरी डेफिनेशन होगी ध्रुवण घनत्व। ध्रुवण घनत्व, ध्रुवण घनत्व एक सदिश राशि होगी जिसको कैपिटल पी वेक्टर से डिनोट करेंगे। तीसरी जो क्वांटिटी आएगी वो तीसरी क्वांटिटी आएगी विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको सिंबल से डिनोट करेंगे। इसको ये पढ़ा जाता है CHI, काई कहते हैं इसको, काई। काई ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी विद्युत प्रवृत्ति। 4 नंबर अपने निकालेंगे। प्रेरित आवेश का सूत्र, प्रेरित आवेश का सूत्र। 5 नंबर निकालेंगे अपने के और काई ई में संबंध। इसमें एक चीज बच गई थोड़ी सी, ये देखो, ये प्रेरित आवेश का सूत्र, इनमें से प्रेरित आवेश कौन सा है? जब ये ध्रुवण हो जाता है ना, ध्रुवण, तो ध्रुवण के कारण देखो आप इस पराविद्युत पदार्थ के लेफ्ट हैंड साइड, इस पराविद्युत पदार्थ के लेफ्ट हैंड साइड कौन सा आवेश आ रहा है बताना, नेगेटिव या पॉजिटिव? बोलो, बैठे हुए चले गए? नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा चार्ज गया? नेगेटिव चार्ज गया ना। मैं दोबारा बना लेता हूँ इसका डायग्राम यार, थोड़ा, कोई बात नहीं। ऐसा सिनेरियो था, देखो ऐसा, यहाँ आपने प्लस चार्ज लगाया था और यहाँ पे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ अपना प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। इस प्रकार से अणु थे, ऐसे स्ट्रेचिंग हुई थी ना, ये अध्रुवीय का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इस प्रकार से स्ट्रेचिंग हुई थी इनकी। अब प्लस बताओ कौन सी साइड गया था और माइनस कौन सी साइड गया था? यहाँ तो आया था माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। इसका ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो आप, ये बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र के अंदर जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। तो क्या इतना इतना क्षेत्र जो है ये उदासीन हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा? हाँ, उधर हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ, बट लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में कौन सा चार्ज बटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। कौन सा बचा? नेगेटिव। नेगेटिव। इसी नेगेटिव को अपने कहते हैं QI। QI का मतलब यहाँ पे ये कौन सा आवेश है? इंड्यूस चार्ज है ये, इंड्यूस चार्ज यानी प्रेरित आवेश। कौन सा आवेश है ये? प्रेरित आवेश। इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो आवेश है ये किसके प्रभाव के कारण आ रहा है बताओ? आरोपित विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको कौन सा आवेश कहेंगे अपने? प्रेरित आवेश। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जितना लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है उतना ही राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, बताओ। हाँ, उतना ही है। इसको कह देंगे अपने प्लस QI। क्या कह देंगे इसको अपने? प्लस QI। प्लस। ये प्लस QI भी कौन सा चार्ज है बताओ? प्रेरित, प्रेरित आवेश है ये टर्म बच गई थी अपनी, ठीक है। तो जब ध्रुवण हो जाता है ना, ध्रुवण, ध्रुवण के कारण से पराविद्युत पदार्थ का जो दोनों विपरीत फेस होते हैं, विपरीत फेस, विपरीत जो सतहें होती हैं, उनसे जो आवेश आता है उसको प्रेरित आवेश कहते हैं इसमें, है ना। तो इस प्रेरित आवेश का जो सूत्र है वो अपने कल के लेक्चर में देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है।
ये 5 टर्म्स अपने को और कवर करनी है। मतलब कल अपना ये पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था पूरा, ये कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भी। और ये सलीम खान आया था, अरे सलीम खान आया बैठा ना। और भी सलीम, क्या हाल है? ठीक है सर, आप है ठीक है सर, आप बताओ कैसे हो? ठीक है। लेट हो गया यार सलीम तू। सर मुझे अभी याद है, मैं चलो अभी काम ऐसे लगा नहीं हुआ तेरी, था अब कोई, याद अभी याद आ डेली गया। डेली 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ठीक है, मुझे अब याद है, मैंने कहा चलो काम लगा हुआ था कोई मैं, चले। हाँ चलो कोई नहीं, कल कल से डेली 8:30 बजे आ जाया कर रात को। उसको ठीक है सर, अजय, तुम जरूर। उसको जगा रहे हो उदयभान को, उसको क्या हो गया पता नहीं, अपने कुत्ते के साथ सो गया वो, मेरे को लग रहा है। कुत्ता लेके सो गया उसको। हाँ हाँ, कुत्ता उसको लेके सो गया। कुछ तो याद वही था, है। उदयमान आया है ही नहीं इसमें। हाँ उदयभान आज है नहीं, साथ बात आया नहीं आज। यार, आज बहुत इंपॉर्टेंट कल लेक्चर था जो उसने वो बात स्किप गलत कर ना दिया अभी। कुछ। ठीक है। दिक्कत नहीं है सर ये आज। 5-7 जने बैठे हैं, बताओ अभी आज के लेक्चर में आपको आनंद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? यस सर। बोलो, आनंद आ रहा है? सलीम खान तेरे को क्या पता, तू कब भी आया है? खत्म आया हूँ रोहित। सर, मैं बोला ही नहीं। ये माहौल समझ गया सर, हम्म। माहौल समझ रोहित गया। फीडबैक दे यार, फिर फीडबैक दे रोहित, कैसा लगा तेरे को? चुप होके बैठा है, मांगी दाल। बस तो रोहित फीडबैक दे भी। हेलो। ठीक था दाल के रोहित? बैठा है, मांगी दाल। चलो ठीक है भी। अजय तुम बता भी, तेरा फीडबैक क्या है अजय? आज तो सर रोहित ने फट्टे चक दिए सर स्कूल में। कैसे रहे स्कूल में, कैसे? आज तो आगे है ना, जय हिंद बोलने गया था, किसी ने जय हिंद नहीं बोली। अच्छा। 6-7 बार जय हिंद बोलने लगा। अब फिर प्रिंसिपल सर अच्छा। को कहा सर आप भी नहीं बोल रहे। रोहित ने क्या दिया? उनको कह दिया सभी। फिर कहता कोई भी टीचर नहीं बोल रहा, ऐसे थोड़ी होता है, हम्म। ऐसे नहीं होता, अच्छा। सभी जय हिंद बोलो। बाद में दोबारा बोली हम्म। तब भी नहीं बोली। फिर रुक के उनकी तरफ हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, बोलो सभी बोलो। फिर कहता है एक दिन मनाने से क्या होता है, हम हमारे देश को है ना डेली स्वच्छ रखेंगे तब भी होगा। अरे रोहित, हाँ बात है। और रोहित, जी सर। ये सब हो गया क्या? जी सर। प्रिंसिपल सर की क्लास ले ली आज इसने। जी सर। चलो छोड़ यार, आज जो हुआ मामला ठीक ये हो है। गया फिर। आज की क्लास तो ठीक लगी आपको? हाँ। क्लास ये बढ़िया बहुत सर। बेसिक था, इम्पोर्टेंट था। इसको आप बढ़िया ढंग से कॉपी में लिख भी लेना। ठीक है। और इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ भी लेना, क्योंकि आगे जो अपने टॉपिक करेंगे ना, कैपेसिटर संधारित्र वाला टॉपिक है, उसमें ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। बार बार यूज होगा, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बार बार यूज होंगी। ये आप पढ़ के तैयार करोगे तब भी आपको वो कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। ठीक है। ये तो समझ आ गया ढंग से। हाँ, बस आप अब भगवान के लें। ठीक है। मैं अब नोट्स ठीक है बनाते सर। हैं ना तो ज्यादा समझ आता है। हाँ नोट्स बना लेना। ठीक है अभी, गुड नाइट सभी को। मिलते हैं अपने कल गुड इसी नाइट टाइम पे। सर। सलीम खान आ जाना अभी। ठीक है। जरूर सर, अब और मैं सर वो दिल्ली। 4 बजे टेस्ट का कह दो। चार हाँ बजे वो टेस्ट का कह 4 बजे दो। कल टेस्ट है यार, 4 बजे ध्यान रखना भी, मैंने वो नोटिस में भी डाल दिया, इसमें नोटिस भी चेक कर लेना आप। कल कल चार और है बजे क्या टेस्ट? टेस्ट है। हाँ कल और है, नोटिस में डाल दिया, तूने देख भी लिया? वो पूछ रहा है मेरे को, तूने देख भी लिया? देख तो वो ठीक है। मैंने सोचा वो कल का आएगा, नहीं कल कल चार का बजे होगा। टेस्ट है। टॉपिक जो है वो है विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसके न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वो सारे तयार करके रखना आप। ठीक है ना? कितनी देर का होगा सर टेस्ट, टाइम क्या रहेगा? टेस्ट मैं कल वाला दूंगा आपको 1 घंटे का। बड़ा बढ़िया होगा टाइम टेस्ट? देंगे 1 घंटे का। एक बड़ा घंटे का टेस्ट टेस्ट होगा? बड़ा देंगे, होगा क्या? बढ़िया से करके आप सबमिट कर देना। ठीक है। अब बड़ा कल है क्या डिसाइड टेस्ट? करेंगे अपने। कल जो पहला स्थान प्राप्त करेगा, आज तो पहला स्थान था एक तो इसका अजय बिश्नोई का और एक इसका अपने जतिन मित्तल का। ठीक है। कल सेकंड मेरा था। कल जो हाँ सेकंड तेरा था। कल जो फर्स्ट रैंक प्राप्त करेगा उसको अपने मेडल दे। ब्लू बैज जो इसमें मिलता है, ब्लू बैज मिलता है जो, वो अपने उससे सम्मानित करेंगे। ठीक है। कल जो फर्स्ट रैंक आ जाएगा। आज अजय हो गया, कल भी यदि अजय आ गया तो लगातार 2 दिन आते ही इस अजय को ब्लू बैज मिल जाएगा।
सिस्टम है। हाँ ठीक है, अभी सो जाओ अभी सारे, गुड नाइट। ठीक है।